हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 को 2017 में हुए संशोधन अधिनियम के साथ पढ़ते हुए उसके कुछ प्रारंभ के सेक्शंस को देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक पर पूरा तैयार किया था, जिसमें कि मैंने सभी उन सेक्शंस को, उन चैप्टर को बताया था जो कि इस पुराने अधिनियम में नए जोड़े गए हैं, नई धाराएं जोड़ी गई हैं, नए चैप्टर जोड़े गए हैं, नए सबसेक्शन जोड़े हुए हैं। तो प्लीज आप उस वीडियो को इससे पहले के वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा की प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसे वहां जाकर के देख सकते हैं। तो प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और प्लीज जरा लाइक कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 है ये। इसमें संशोधन किए गए 2017 में। 2017 में जो संशोधन किया गया उसका अधिनियम संख्यांक ये 33 है। इसके बाद यहाँ आप इसे देख रहे हैं, द्विभाषी संस्करण है। तो देखिए, पहले चैप्टर में धारा 1 से लेकर के 5 तक है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में धारा 6 और 7 है। चैप्टर 3 में धारा 8, 9 और 10 है। चैप्टर 4 इसमें धारा 11 और 12। इसके बाद चैप्टर 5 इसमें धारा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22 इतनी धाराएं इसमें चैप्टर 5 में हैं। चैप्टर 5 के बाद यहाँ चैप्टर 5A जोड़ा गया 2017 के अमेंडमेंट के द्वारा, और इसमें कुछ सेक्शन बढ़ाए गए जो कि 22A, 22B और 22C हैं। इसके बाद में चैप्टर 5B जोड़ा गया। इस चैप्टर 5B में 22D, 22E, 22F और 22G इस तरह से ये 4 सबसेक्शन यहां जोड़े गए हैं। तो आप इनको याद रखिएगा कि चैप्टर 5 में, 5 के A में और 5 के B में कौन कौन से सेक्शन जोड़े गए हैं, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद में चैप्टर 6 में धारा 23, 24 और 24A, और चैप्टर 7 में धारा 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, और इसके बाद में 4 अनुसूचियां हैं। पहले 3 अनुसूचियां थी और अब इसमें एक चौथी अनुसूची जो कि शेड्यूल डी है, ये जोड़ी गई है। चलिए इसको हम पूरा प्रारंभ करते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य में के कतिपय परिसरों से बेदखल करने, उनको किराए पर देने तथा उनके किराए को नियंत्रित करने और उसे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम, अर्थात राजस्थान राज्य में जो भी किराए पर परिसर या आवास, मकान या दुकान वाणिज्यिक रूप से या आवास के पर्पज से दिए जाते हैं, उन परिसरों से बेदखल करने अर्थात किसी व्यक्ति को निकालने, उनको किराए पर देने तथा उनके किराए को नियंत्रित करने, उनके किराए का नियंत्रित करना कि किस हिसाब से किराया लिया जाएगा, नियंत्रित करने और उसे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। आनुषंगिक विषयों से तात्पर्य होता है कि जो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसे एक विधिक रूप प्रदान किया जाना, अर्थात पहले से किराए की जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस को एक नियम बना करके, कानून बना करके, अधिनियम बना करके एक लीगल प्रोसीडिंग में लेकर के आना। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के 52वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है। 52वें वर्ष से तात्पर्य हो गया कि आप 1900 गणराज्य अर्थात 1950 और 1950 के एक वर्ष को काउंट करते हुए आप 2001 तक आ जाइए। तो 2001 तक आपके 50 वर्ष ये हो गए, और एक 1950 वाला एक वर्ष हो गया और 2001 वाला एक वर्ष हो गया। इस तरह से 52वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है। अब क्या अधिनियम बनाता है, हालांकि इसको मैंने सेक्शन 1, 2 को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां मैं आपको इसे ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। जो भी कुछ इसमें अमेंडमेंट किया था केवल उसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट एक समरी टाइप में देखेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। तो एक सारांश रूप में हम इसको यहाँ पर लेके चलेंगे, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि सभी प्रश्न हमारे इसमें आ जाएं जो कि महत्वपूर्ण प्रमुख रूप से बनते हैं। पहला अध्याय एक प्रारंभिकी का है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ लिखा हुआ है तथा इस अधिनियम का नाम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 है। इसका प्रसार प्रथमतः ऐसे नगरपालिका क्षेत्रों में है जिनमें कि राज्य में के मुख्यालय हैं, अर्थात ऐसे नगरपालिका क्षेत्रों में इस राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम का विस्तार होगा या लागू रहेगा जहां के राज्य के जिला मुख्यालय हैं, और तत्पश्चात और उसके बाद में ऐसे सभी अन्य नगरपालिका क्षेत्रों पर होगा जिन्हें कि राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना के द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करती है या नोटिफिकेशन जारी करती है।
पहला, जिला मुख्यालयों पर प्रश्न यह बनता है कि किराया नियंत्रण अधिनियम का विस्तार कहाँ है? तो पहला है कि नगरपालिका क्षेत्रों में है जिनमें कि राज्य के जिला मुख्यालय हैं, और दूसरा है उसके बाद में ऐसे अन्य नगरपालिका क्षेत्रों पर भी होगा जहां के राज्य सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से कहती है कि यहां लागू होगा। नेक्स्ट है कि यह ऐसी तारीख से प्रवर्त होगा जो कि राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करती है। नेक्स्ट, धारा 2 परिभाषाओं से संबंध रखती है तथा इस अधिनियम में जब तक कि इस विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अन्यथा अपेक्षित से तात्पर्य होता है कि जो इस अधिनियम में परिभाषाओं का जो अर्थ दिया हुआ है वही यहां माना जाएगा, जब तक कि यदि कहीं दूसरा अर्थ जब ही प्रयोग किया जाएगा जबकि उसके साथ उसका दूसरा अर्थ कहीं दिया जाए कि इसको आप ये मानेंगे। अदरवाइज धारा 2 के अंतर्गत दी गई परिभाषाओं के अनुसार ही उसका अर्थ लगाया जाएगा। पहला है सुख सुविधाएं। सुख सुविधाओं के अंतर्गत जल और विद्युत, आप पानी भी लेंगे, मकान में रहेंगे तो पानी भी लेंगे, बिजली भी लेंगे, आवागमन का रास्ता भी लेंगे। देखिए, आप कहीं किसी के मकान में किराए पर रहेंगे या किसी को अपना मकान किराए पर देंगे तो वो सभी फैसिलिटियां आपको देनी पड़ेंगी जो कि आवश्यक होती हैं। आवागमन के रास्ते हैं, अगर ऊपर छत पर जाना है या नीचे उतरना है, ऊपर का पोर्शन दे रहे हो तो सीढ़ियां भी होनी चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश, एक खिड़की या रोशनदान जो भी सहूलियत से हो। प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, अगर अच्छे फ्लैट वगैरह हैं तो लिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। साफ सफाई, स्वच्छता सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टीवी केबल सेवाएं, जैसी में आजकल ये सभी सुविधाएं फ्लैट, अगर आप ज्यादा स्टैंडर्ड फ्लैट वगैरह लेते हैं तो वहां ये सभी सुविधा, लिफ्ट की सुविधा, सफाई की सुविधा, आपको कुछ नहीं करना होता, केवल आप मंथली पैसे जमा कीजिए और उस हिसाब से सभी फैसिलिटी आपको जो है मिलती हैं। तो टेलीफोन सेवाएं, टीवी केबल वगैरह ये सभी सेवाएं जो है ये आवश्यक सुख सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं, और जैसी भी सुख सुविधा होगी उसी प्रकार से आपको वहां का रेंट देना है। आप छोटे मकान में रहेंगे तो छोटे मकान के हिसाब से रेंट दिया जाता है, फ्लैट में रहेंगे तो फ्लैट के हिसाब से रेंट देता है। दूसरा है ख, जो कि अपील किराया अधिकरण से धारा 19 के अधीन गठित अपील किराया अधिकरण अभिप्रेत है। नेक्स्ट है भूस्वामी। भूस्वामी से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि किसी भी परिसर का किराया, किसी आवास का मकान का किराया, चाहे अपने लेखे या किसी भी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो परिसर के किसी भी किराएदार को किराए पर दिए जाने की दशा में उसका किराया इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो मकान मालिक है, आप सभी इससे परिचित हैं कि जो मकान मालिक है वह अपना किराया या तो सीधे जिसको कि उसने किराए पर दिया है उससे ले सकता है, या अपने अभिकर्ता के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से, या अगर वो किसी न्यास के रूप में है तो उसके माध्यम से, संरक्षक के माध्यम से, किसी रिसीवर के माध्यम से, जो भी तरीका उन्होंने अपनाया हुआ हो किराए पर देने के हिसाब से कि हम इस प्रकार से किराया लेंगे, तो उस प्रकार से वो किराए को जो प्राप्त कर रहा है वो भूस्वामी है। नेक्स्ट है कि पट्टा से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 4 के अधीन यथा परिभाषित पट्टा ऑपरेटर। पट्टा की जो परिभाषा हमारे ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट में जो दी हुई है उसी के अनुसार यहाँ पट्टा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है अंग नगरपालिका क्षेत्र। नगरपालिका क्षेत्र में यहाँ ये अमेंडमेंट हुआ है और से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्या 18 के अधीन यथा परिभाषित नगरपालिका क्षेत्र अभिप्रेत है। देखिए यहाँ धारा 2 का अंगा जो यहाँ चेंज है, ये पहले 1959 था और 1959 के स्थान पर ये अभिव्यक्ति 2009 यहाँ पर ये चेंज किया गया, प्रतिस्थापित की गई है। नेक्स्ट है परिसर से निम्नलिखित अभिप्रेत है। परिसर में ऐसी कोई भी भूमि जो कि कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है, और फार्म भवन से भिन्न ऐसा कोई भी भवन या भवन का भाग जो कि निवास के रूप में उपयोग के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो या किराए पर दिए जाने के लिए आशयित हो, और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं। देखिए फार्म भवन से तात्पर्य क्या होता है कि लोग गांव में रहते हैं और गांव के बाहर अपने खेतों पर एक मकान टाइप का छोटा सा बनवा लेते हैं जहां पर रहने की कुछ सुविधा होती है, तो उसे फार्म कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया कि फार्म भवन से भिन्न ऐसा कोई भवन जो फार्म न हो, फार्म भवन से भिन्न ऐसा कोई भी भवन या भवन का भाग जो कि निवास के रूप में उपयोग के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए, वाणिज्यिक उपयोग से तात्पर्य व्यापार करने के लिए, दुकान खोलनी है आपको या कोई अन्य कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस आपको डालना है, तो किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो या किराए पर दिए जाने के लिए आशयित हो या जिसको आप किराए पर देना चाह रहे हो, और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे। निम्नलिखित भी इसमें सम्मिलित है कि ऐसे भवन
या भाग से अनुलग्न उद्यान है, भूमि है, गोदाम है, गैराज है, उपग्रह है यदि कोई हो तो ऐसे भवन, ऐसा जो भवन आप जिसको किराए पर दे रहे हैं उससे लगा हुआ कोई उद्यान है, कोई भूमि है, गोदाम है जो जस्ट उससे लगा हुआ है या उसी के दायरे में आ रहा है, गैराज है या कोई उपग्रह है या उसका कोई छोटा ग्रह है तो आ रहा है, वो सभी भी उस परिसर में सम्मिलित होंगे। और ऐसे भवन या भाग में उपयोग के लिए भूस्वामी द्वारा दिया गया कोई भी फर्नीचर, तो ऐसे भवन में या भाग में आपके उपयोग के लिए, किराएदार को उपयोग के लिए कोई भूस्वामी फर्नीचर दे देता है। आजकल ऐसा होता है कि आपको कहीं कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सभी कुछ फर्नीचर, अलमारी, बेड वगैरह सब कुछ आपको वहां मिल जाता है और उसके हिसाब से वो रेंट अपना डिसाइड कर देते हैं। तो ऐसे भवन या भाग में उसके अधिक फायदादार उपभोग के लिए उसमें लगी हुई कोई भी फिटिंग और उसमें उपलब्ध कराई गई कोई भी सुख सुविधा, कोई अन्य भी सहूलियत हो सकती है, कोई भी अन्य सुख सुविधा हो सकती है जो कि उपलब्ध कराई जाए। और ऐसे किसी भी भवन या भाग से अनुलग्न तथा उसके साथ किराए पर दी गई भूमि, तो भवन या भाग के साथ में अनुलग्न कोई भी किराए पर यदि कोई भूमि दी गई है तो वो भी उसके साथ संलग्न मानी जाएगी। किंतु इनमें होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रय, सराय, बासा, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास में कोई भी कमरा अथवा अन्य वास सुविधा सम्मिलित नहीं है। इसमें कोई होटल नहीं आएगा, धर्मशाला नहीं आएगा, कोई भी पथिकाश्रय अर्थात मतलब राहगीरोों के लिए जो आश्रय बना हुआ रहता है, कोई सराय है, बासा है, बोर्डिंग हाउस है, छात्रावास का कोई भी कमरा वगैरह, ये इस दायरे में या परिसर के जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अधिनियम के अंतर्गत ये इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि इनके लिए अपने अलग से नियम बने हुए हैं। नेक्स्ट है, किसी भी प्रतिकूल संविदा के अभाव में छत का ऊपरी भाग किसी भी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का भाग नहीं होगा। छत का जो ऊपरी भाग है वो किसी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का, अर्थात हमने केवल आपको यहाँ जो उपयोग करने के लिए दिया है, घर दिया है, मकान दिया है नीचे का, लेकिन उसके ऊपर आप छत को अगर आप अपने उपयोग के लिए वैसे परमानेंट चाहते हैं तो वो उसको किराए पर देने का दायी नहीं है। अर्थात किसी भी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर, उस किराए पर दिए हुए परिसर का भाग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट च ये भी जोड़ा गया है 2017 में, और च में ये किराया प्राधिकारी से धारा 22 के अधीन नियुक्त अधिकारी अवप्रेत है। ध्यान रखिएगा, च ये अमेंडमेंट किया गया है या जोड़ा गया है इसको जो है, तो किराया प्राधिकारी से धारा 22 के अंतर्गत जो भी किराया प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है कि अधीन नियुक्त अधिकारी अवप्रेत है। नेक्स्ट 6 आपका किराया अधिकरण से धारा 13 के अधीन गठित किराया अधिकरण अवप्रेत है। जब में वरिष्ठ नागरिक में भारत का कोई भी ऐसा नागरिक अवप्रेत है जो कि 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका हो। अब हम सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि अध्याय 2 और 3 का कतिपय परिसरों और किराएदारियों को लागू न होना। इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी। अर्थात इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 नीचे दिए गई कुछ कंडीशन दी हुई है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। पहले 1, 2, 3 को यहाँ 2017 के अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। तो यहाँ ये प्रश्न बनेगा कि धारा 3 में कितने खंडों को हटाया गया है, तो पहले को, दूसरे को तथा तीसरे को हटा दिया गया है। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के या उसके द्वारा किराए पर दिए गए परिसरों को, पर ये जो धारा 3 में दिए गए उपबंध, धारा अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंध ये लागू नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा यदि कोई किराए पर आवास या परिसर दिया गया है तो उस पर लागू नहीं रहेगा। किसी भी केंद्रीय अधिनियम या राजस्थान अधिनियम के द्वारा गठित किसी भी निगमित निकाय के या उसके द्वारा किराए पर दिए गए किन्हीं भी परिसरों पर भी ये लागू नहीं रहेगा। क्या कि किसी भी केंद्रीय अधिनियम या राजस्थान अधिनियम के द्वारा गठित किसी भी निगमित निकाय के या उसके द्वारा किराए पर दिए गए परिसरों पर लागू नहीं रहेगा। आगे है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा प्रवासित किसी भी सरकारी कंपनी के किन्हीं भी परिसरों पर यह लागू नहीं रहेगा। अगला है राज्य के देवस्थान विभाग के किन्हीं भी परिसरों को जिनका के प्रबंध और नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है या वक्फ अधिनियम के अधीन राष्ट्रीयकृत किसी भी वक्फ की किसी भी संपत्ति को। नेक्स्ट है किसी भी ऐसे परिसरों को जो कि किसी भी ऐसे धार्मिक, चैरिटेबल या शैक्षणिक न्यास के या ऐसे न्यासों के वर्ग हों जिन्हें कि राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। अर्थात राज्य सरकार के द्वारा किन्हीं भी ऐसे धार्मिक या किसी चैरिटेबल या फिर किसी शैक्षणिक न्यास के द्वारा अगर परिसरों को किराए पर दिया गया है तो उन पर भी ये इसके अध्याय 2 और 3 लागू नहीं रहेंगे। किन्हीं भी ऐसे परिसरों को जो कि तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के हों या उनमें निहित हों, तो विश्वविद्यालय के भी परिसर होंगे उन पर भी ये
अध्याय 2 और 3 इसके लागू नहीं होंगे। किसी भी ऐसे पर्सनों को जो कि बैंकों या किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किसी भी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी भी निगम को या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की समांतर शेयर पूंजी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को किराए पर दिए गए हों, उन पर भी ये अधिनियम के चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं रहेंगे। इसका स्पष्टीकरण कहता है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त जो बैंक है, बैंक से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय अधिनियम में यथा परिभाषित कोई भी समानुषंगी बैंक। आगे है बैंककारी कंपनी अधिनियम 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी अधिनियम 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई भी तत्स्थानीय स्थानीय नया बैंक। कोई भी अन्य बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 2 के खंड अंग में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक हो, और ऐसे किन्हीं भी पर्सनों को जिन्हें कि किसी भी विदेशी नागरिक या किसी भी विदेशी राज्य के राजदूतावास, उच्चायोग, दूतावास या किसी भी अन्य निकाय को या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जिससे कि राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, किराए पर दिया गया हो, उन पर भी इसके अध्याय 2 और 3 लागू नहीं रहेंगे। नेक्स्ट धारा 4 कहती है कि किराए का तय किए गए रूप में होना। किन्हीं भी पर्सनों के लिए संदेह किराया इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन उतना ही होगा जितना कि भूस्वामी और किराएदार के बीच में आपस में तय किया जाए, और उसमें सुख सुविधाओं के लिए संदेह ऐसे प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे जो कि पृथक तय किए जाएंगे और जो तदनुसार संदेह होंगे। अर्थात धारा 4 के कहने का तात्पर्य है कि किन्हीं भी पर्सनों के लिए जो किराया संदेह है, जो किराया दिया जाएगा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन उतना ही होगा जितना कि भूस्वामी और किराएदार के बीच में आपस में तय किया गया है, और उसमें वे अन्य सुख सुविधाओं के लिए संदेह ऐसे प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे जो कि अलग से प्रभार लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए सफाई के लिए, टेलीफोन के लिए या टीवी केबल के लिए, तो अलग से जो चार्जेस लिए जाते हैं उनको उस किराए में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसकी धारा 5 बताती है कि किराएदार के द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण। धारा 5 कहती है कि किराएदार के द्वारा किराए का जो दिया जाना है जब तक अन्यथा तय न हो, प्रत्येक किराएदार जिस मास का किराया संदेह है उसके अगले मास के 15वें दिन तक किराया संदत करेगा। अर्थात अगर मान लीजिए ये मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च के महीने का किराया हम अप्रैल की 15 तारीख तक दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल मकान मालिक किराए को एडवांस में ही लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक किराएदार जो कि किराए के लेखे कोई भी संदाय करता है, संदत्त रकम की भूस्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर रसीद और प्राप्त करने का हकदार होगा। जो भी किराएदार किराए को दे रहा है वो उस भूस्वामी की ओर या तो भूस्वामी के स्वयं हस्ताक्षरित हो या भूस्वामी की ओर से कोई भी अभिकर्ता जो कि उसने अपॉइंट किया हुआ है उसके द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी रसीद जो प्राप्त करने का हकदार होगा। कोई भी किराएदार भूस्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को निम्नलिखित में से किसी भी रीति से संदाय कर सकता है। मतलब जो किराएदार है वो भूस्वामी को या उसके सम्यक अभिकर्ता को, एजेंट को निम्नलिखित रीति से किराया देगा। व्यक्तिगत संदाय द्वारा या तो सीधे नकद दे सकता है, चेक के द्वारा दे सकता है, ड्राफ्ट के द्वारा दे सकता है, उस बैंक खाते में जमा कर सकता है जो कि भूस्वामी के द्वारा उसको बैंक खाता उपलब्ध कराया गया हो। डाक के द्वारा भी जमा कर सकता है, डाक धनादेश द्वारा भी प्रेषित करके, धनादेश अर्थात मनी ऑर्डर होता है। पहले मनी ऑर्डर चलते थे, आजकल तो मनी ऑर्डर खैर नहीं चलते हैं, आजकल तो मोबाइल बैंकिंग का जमाना है और तुरंत आप जो है ट्रांसफर कर देते हैं पैसा। नेक्स्ट है कि भूस्वामी किराएदार को उसी नगरपालिका क्षेत्र में का अपना बैंक खाता संख्यांक और बैंक का नाम किराए के करार में या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उसे प्रेषित टिकट नोटिस के माध्यम से बताएगा। तो जो किराएदार है वो उस भूस्वामी का जो बैंक खाता वो उसी नगरपालिका क्षेत्र का होना चाहिए जहां की वो रह रहा है। नगरपालिका क्षेत्र में का अपना बैंक खाता संख्यांक उसका नंबर देगा, बैंक का नाम देगा, किराए के करार में या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उसे प्रेषित नोटिस के माध्यम से बताएगा। अर्थात वो बैंक का नाम, खाता क्रमांक या तो किराए के करार में बता देगा, जब किराए का करार जो लिखित में होता है उसमें बता देगा, या फिर बाद में उसको रसीदी रजिस्ट्री के माध्यम से भी उसको बता सकता है। नेक्स्ट अध्याय 2 है। अध्याय 2 ये किराए का पुनरीक्षण से संबंध रखता है। इसकी धारा 6 कहती है कि विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। इसका क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां के परिसर इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किराए पर दिए गए हों वहां उनका किराया नीचे उपदर्शित फॉर्मूले के अनुसार पुनरीक्षण होगा।
इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व जो भी परिसर किराए पर दिए गए थे उनके लिए नियम यहाँ बताया गया है कि जहां परिसर 1 जनवरी 1950 से पूर्व किराए पर दिया गया है तो उन्हें 1 जनवरी 1950 को किराए पर दिया हुआ समझा जाएगा। उससे पहले का है तो उसे 1 जनवरी 1950 को दिया हुआ समझा जाएगा और उस समय संदेह किराया 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाए जाने का दायी होगा और किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के पश्चात ऐसे किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। अर्थात प्रति वर्ष आप 5% किराया बढ़ाएंगे। यदि आपने 1000 रुपये रखा हुआ है तो 1000 का 5% 50 रुपये, आप फिर 1050 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष आप 1050 का 5% बढ़ाएंगे, फिर जो भी आएगा उसका 5% बढ़ाएंगे और उसके बाद में इस तरह से बढ़ते बढ़ते किराया प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो भी फाइनल किराया निकल के आएगा उसको फिर अंतिम किराया मानते हुए फिर आगामी आने वाले वर्षों के लिए फिर उसको जो है 5% जो है बढ़ाया जाएगा और किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के पश्चात ऐसे किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। 10 वर्ष के पश्चात में उस बढ़ी हुई रकम को मूल किराया मान लिया जाएगा। इस प्रकार पर निर्धारित की गई किराए की रकम इस अधिनियम के प्रारंभ होने के वर्ष तक प्रतिवर्ष की दर से उसी रीति से पुनः बढ़ाई जाने की दायी होगी। नेक्स्ट है कि जहां परिसर जो है 1 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात किराए पर या तो 1 जनवरी 1950 को दिया गया है या उसके बाद में दिया गया है तो वहां किराएदारी के प्रारंभ के समय संदेह किराया वही पोजीशन चलेगी, 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जाएगा और 10 वर्ष के पश्चात में जो किराया आएगा उसको मूल किराया मानते हुए फिर आगामी 5% प्रतिवर्ष की दर से किराए को बढ़ाएंगे और फिर 10 वर्ष बाद उसको जो है उसमें जोड़ देंगे। नेक्स्ट है उपधारा 1 में किसी भी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां उपधारा 1 के अधीन किराए की बढ़ोतरी के समाविष्ट किए जाने की 10 वर्ष की कालावधि इस अधिनियम का प्रारंभ होने का वर्ष तक पूर्ण नहीं होती है तो 5% प्रतिवर्ष की दर से किराया इस अधिनियम के प्रारंभ होने के वर्ष तक बढ़ाया जाएगा और किराए में बढ़ोतरी की रकम किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। सेम वही कंडीशन चलेगी। 5% जब तक ये अधिनियम लागू हुआ है उससे 2 वर्ष या 4 वर्ष पहले कोई मकान परिसर किराए पर दिया गया है तो उसको उसी कंडीशन से 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाते हुए और इस अधिनियम के लागू होने पर उस पूरे बढ़ी हुई रकम को उसमें जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फिर वो अगले वर्ष से उसी सीरियल में किराए के रूप में चलेगा। नेक्स्ट है उपधारा 1 और 2 में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार पर निर्धारित किए किराया इस अधिनियम के प्रारंभ के वर्ष के प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवर्ष की 5% प्रतिवर्ष की दर से पुनः बढ़ाए जाने और संदत्त किए जाने का दायी होगा और किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के पश्चात किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। ऐसा किराया किराएदारी रहने तक उसी दर से और बढ़ाए जाने और उसी रीति से समाविष्ट किए जाने का दायी होगा। नेक्स्ट है उपधारा 1 या उपधारा 2 में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार पुनरीक्षित किराया इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात में भूस्वामी और किराएदार के बीच तय हुई तारीख से या जहां किसी भी किराया अधिकरण में कोई भी अर्जी फाइल की गई है वहां ऐसी अर्जी फाइल किए जाने की तारीख से संदेह होगा या तो उनके बीच में तय की गई तारीख से और जहां यदि मामला किराया अधिकरण के समक्ष चला गया है तो और किराया अधिकरण ने जब कोई तारीख डिसाइड कर दी है किराया जमा करने के लिए तो वो उस तारीख से दिया जाएगा। नेक्स्ट है नई किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। इसका क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी प्रतिकूल करार के अभाव में इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात में किराए पर दिए गए परिसरों का किराया 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाए जाने का दायी होगा और किराए की बढ़ोतरी को फिर 10 वर्ष के पश्चात ऐसे किराए में समाविष्ट कर दिया जाएगा तथा ऐसा किराया किराएदारी रहने तक आगे उसी दर से बढ़ाए जाने और उसी रीति से समाविष्ट किए जाने का दायी होगा। देखिए सभी जगह आपको धारा 6 में भी जो कंडीशन दी हुई थी और धारा 7 में भी यहाँ जो कंडीशन दी हुई है उन सब के लिए एक ही फॉर्मूला यहाँ प्रयोग किया गया है कि 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जाएगा और 10 वर्ष के पश्चात उस बढ़ी हुई रकम को मूल किराए के रूप में आगे माना जाएगा। तो इसे आप सीधे सीधे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 5% प्रतिवर्ष से अधिक किराए की बढ़ोतरी का कोई भी करार उस सीमा तक शून्य होगा। अर्थात 5% प्रतिवर्ष से अधिक का किराया आप वार्षिक रूप से नहीं बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इसका लाभ उठा सकें।